हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है इस बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल दृष्टि हिंदी पर। प्यारे साथियों, आज से हम एक नई श्रृंखला शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम पूर्वावलोकन के सारे सेट्स हल कराने चल रहे हैं। आपको आने वाले भविष्य में एग्जाम आर ओ पीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए साबित होगा। अगर आप एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी भी कर रहे हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो पूर्वावलोकन सीरीज से जितने भी प्रश्न आए हुए हैं आज तक हम उसको बताएंगे, तथा उसमें कुछ जो हमें इम्पोर्टेंट लगेगा उसको भी बताएंगे, और इसके जो शार्ट नोट्स भी हैं उसको हम साथ साथ में रेडी कराते चलते रहेंगे। तो इसी क्रम में आज हम ये वीडियो शुरुआत कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें, ताकि हमारी जो वीडियो अपडेट रहती है वो आपको समय समय पर मिलती रहे। आइए शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले हम अपने नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे। तो इसमें चैप्टर पहले भारत का भूगोल से शुरुआत करेंगे, जैसे कि इसमें दिख रहा है कि सामान्य परिचय, फिर क्षेत्रफल, अक्षांशीय विस्तार, भारत एवं कर्क रेखा, मानव चुंबन, दूरस्थ बिंदु, सीमावर्ती राज्य, फिर ऐसे भौतिक विभाजन देखेंगे। इसी क्रम में सीधा हम पहले भारत का भूगोल कवर करेंगे, फिर विश्व का भूगोल कवर करेंगे। हम इसके साथ साथ मैपिंग भी कवर करवाएंगे आप सभी को, तो आप सब हमारे साथ बने रहिए। हम तो आज पहला क्लास है जो भारत का भूगोल और सामान्य परिचय क्षेत्रफल वाला हम देखते हैं। तो भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित है, यह दक्षिण एशियाई देश है। अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला यह देश हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। तो कहाँ स्थित है? हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर अक्षांशीय देखा जाए तो ये उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतरीय देखा जाए तो ये पूर्वी गोलार्ध में है। तो इसका मतलब उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में यहाँ स्थित है। ठीक है। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है। जो क्षेत्रफल की दृष्टि में है तो सब 7वें स्थान पर है। इसका पहला स्थान कौन सा है? रूस है, कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, तत्पश्चात भारत है। ठीक है। तो प्रश्न इसका ये बनता है कि भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। चीन के बाद यह सबसे बड़ा देश है। लेकिन अब ये अब की जब भी रिपोर्ट आएगी प्रकाशित, ये प्रथम स्थान पर हो गया है। ठीक है। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव है। प्रश्न ये बनेगा कि दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव को कब एक में किया गया? तो 26 जनवरी 2020 को एक में कर दिया गया है। ठीक है। जिसे 2 केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली तथा दमन एवं दीव को मिलाकर निर्मित किया गया है। ठीक। तो आगे दादरा नगर हवेली दमन एवं दीव को मिलाकर निर्मित किया गया है। इससे पूर्व निर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख है। इनका निर्माण जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का 2.4% है। तो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का कितना प्रतिशत है? तो 2.4% है। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास कर रही है। अगर पूछे कि भारत में पूरे विश्व में की जनसंख्या जो है वो अगर उससे तुलना की जाए तो भारत की जनसंख्या कितनी है? तो 17.5% जनसंख्या भारत में है। ठीक है। 2011 के जनगणना के अनुसार ये है। अभी जो नई जनगणना होगी कोविड के कारण नहीं हो पाई है, तो इसकी जो नई आएगी तो उसे अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर है तथा पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है। ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण कौन सा है? 3214 है, और पूर्व से पश्चिम कितना है? तो 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम है इसका विस्तार। ठीक। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल 32,87,000 वर्ग किलोमीटर में गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पाकिस्तान द्वारा कानूनी ढंग से चीन को दिया गया है। 5,180 वर्ग किलोमीटर तक क्षेत्र तथा गैर कानूनी ढंग से चीन को कब्जे में वाला 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार गाँवों की संख्या 64,932 है। ये कोई ज़रूरी नहीं खास, जो इम्पोर्टेंट था आपको इतना बता दिया गया। अब उससे संबंधित हम प्रश्न सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से सही है। कौन सा सही है? पहला है भारत विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश है। दूसरा है संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। तीसरा है कर्क रेखा देश के बीचों बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार के 2 बराबर भागों में बांटती है।
चौथा है भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। तो भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, ये गलत है। भारत विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। पहला कौन सा है? रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा यूएसए, चौथा चीन, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत आता है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा, संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आया है, तो ये भी आपको बताएं 2.4% है, तो दूसरा सही है। तीसरा है कर्क रेखा देश के बीचों बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार के दो बराबर भागों में बांटती है, तो ये भी सही है। अक्षांशीय जो कर्क रेखा वो हमारे भारत के बीचों बीच से गुजरती है, जो कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, तो ये गलत है, क्योंकि भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नहीं स्थित है। अगर एक हिसाब से कहा जाए तो ये शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, इसलिए ये भी गलत है। तो इसका कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? तो केवल 2 और 3, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है, ना कि छठा। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। इसे भी ध्यान रखिएगा कि अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ये भी ध्यान रखिएगा कि उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। इस प्रकार कथन 1 और 4 गलत है, कथन 2 एवं 3 सही है, क्योंकि भारत स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% घेरे हुए है और कर्क रेखा देश के बीचों बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 भागों में विभाजित करती है। यूपीपीसीएस प्री 2022 में ये प्रश्न आया था। निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर चयन करके अधोलिखित कोड का उपयोग कीजिए। तो भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, तो इसका योग गलत हो गया, क्योंकि 7वां है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है, तो ये सही है, 2.4% है। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है, तो अभी आपको बताए थे उष्णकटिबंधीय में नहीं स्थित है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है ये भारत के 0 डिग्री अक्षांश लाइन रेखा जो है वो जिसे कहते हैं 82.5 डिग्री, जहाँ से हमारा मानक समय निर्धारित होता है, वो पूर्वी देशांतर उपयोग भारत मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, ये सही है, ठीक है। तो 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है कितने राज्यों से गुजरती है? आप सब कमेंट बॉक्स में बताएं। वैसे आप देख लीजिए कि जो गुजरती है यूपी से गुजरती है, एमपी से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इस 5 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका भी वही है, तो सेम। तो इसे क्या समझा है? आगे चलिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है, ये आपको पता ही है। भारतवर्ष का आकार में विश्व का कौन सा है? तो 7वां सबसे बड़ा देश है, ये भी है, वही प्रश्न रिपीटेड है। 5वां प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जात का 16% है, संपूर्ण मानव जात का 17% है, संपूर्ण मानव जात का 18% है, संपूर्ण मानव जात का 28% है। तो आपको अभी बताएगा तो 17.कुछ% है, 17.5% 2011 की जनगणना के अनुसार है, ठीक है। भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? तो आपको सबसे पहले ही बता दिया गया था कि भारतवर्ष में लगभग कितने गांव आते हैं। तो इसका उत्तर जो है ऑप्शन डी सही होगा। नहीं, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, लगभग 64,932 किलोमीटर है, ठीक है। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसे मिलाइए। भारत का कुल क्षेत्रफल 3,28,000,000 वर्ग किलोमीटर है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये भी सही है। भारत का रेखांशीय विस्तार कितना है? तो 68,7 से 97,25, ये भी सही है। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो 26 राज्य नहीं है, 28 राज्य है, तो ये गलत है और सब सही है। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इसके मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। 68 डिग्री 7 पूर्व से 97,25 पूर्व तक 26 जनवरी 2020 से भारत में कुल 28 राज्यों में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन और दीव हैं, जो 26 जनवरी 2020 को बने थे, ठीक है। हमारा 8वां प्रश्न है, भारत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है? इसे देख लीजिए। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, ये भी सही है। इसकी भूमि सीमा विस्तार का लगभग 15,200 किलोमीटर है, तो 15,200 है, क्योंकि 7,000 वो जोड़ेंगे आप, और उसके बाद में कुछ जो दोनों मिला के लगभग 15,200 भूमि से विस्तार जो लगती है वो 15,200 किलोमीटर है।
सर्वप्रथम सूर्योदय इसका मिजोरम में होता है, तो ये गलत है। सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है, ठीक है। भारत सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत की जनसंख्या की दृष्टि से चीन पश्चात विश्व के दूसरा राष्ट्र है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार 15,200 लगभग 15,106.7 किलोमीटर है, ठीक है। आइए हम अक्षांशीय विस्तार देखते हैं। ये तो देशांतरीय विस्तार हो गया। भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा या उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। कोणीय अक्षांश किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। अक्षांश रेखाएं वो काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती हैं। जो ऐसे ऐसे खींची नहीं जाती, ये अक्षांश रेखाएं होती हैं, ठीक है। पड़ी लाइन जो होती है वो अक्षांश होती है। खड़ी लाइन जो होती है ये देशांतर होती है, ठीक है। अक्षांश को अंशों, मिनटों या सेकंडों में व्यक्त किया जाता है, दर्शाया जाता है। पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं तथा भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिण अक्षांश रेखाएं कहते हैं। आप इसी चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे ये जो पड़ी है ये अक्षांश रेखा है, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, ये इसके ऊपर की उत्तरी गोलार्ध है, इसके नीचे की दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है। अब सॉरी, जो देशांतर रेखाएं देखिए, ये जो पड़ी लाइन है ये सब देशांतर रेखाएं हैं। ये 0 डिग्री जो है प्रधान यमोत्तर रेखा है, ठीक है। ये पश्चिमी देशांतर है, पूर्वी देशांतर है, ग्रीनविच रेखा भी इसे कहते हैं, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं इसके क्रम में। यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं आती हैं। 1 डिग्री के अंतराल पर अगर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं तथा दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होती हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो 179 है। अगर आप देखेंगे तो कुल कितना है? 179 है। किन्हीं 2 समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। प्रश्न बनता है किन्हीं 2 समानांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है? तो 111 होती है। अगर पूछे अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है तो 179 है। भूपृष्ठ उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो 2 बराबर भागों में बांटती है उसे प्रधान यमोत्तर रेखा कहते हैं। इसे ग्रीनविच टाइम कहते हैं। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। प्रधान यमोत्तर रेखा 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है। प्रधान यमोत्तर को पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बढ़ती जाती है। प्रश्न आता है कि ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं में कमी आती है, दूरी बढ़ती है, तो देशांतर रेखाओं में दूरी बढ़ती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम 111.33 किलोमीटर की दूरी होती है। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत पूर्णतः किस में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। इसकी मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। अतः भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों में है। तो भारत का विस्तार किसमें है? उष्ण एवं उपोष्ण दोनों में है, ठीक है। अक्षांश 0 डिग्री से उच्च अक्षांश 90 डिग्री की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर आता है। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है, ठीक है। जो उत्तरी गोलार्ध में है अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। आइए प्रश्न देखते हैं। भारत विस्तृत है तो 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड उत्तरी से 8 डिग्री 6 मिनट 28 सेकंड दक्षिणी के बीच, तो ये गलत है। दूसरा है 37 17 53 उत्तरी अक्षांश से 8 4 28 दक्षिणी के बीच, ये भी गलत है। 37 17 53 उत्तरी से 8 28 उत्तरी के बीच, ये भी गलत है। तो 37 डिग्री 6 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर इसका विस्तार है, तो ये ठीक है। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतरों के मध्य है। तो कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है, इसलिए एक भी ऑप्शन इसका सही नहीं है।
सिक्किम से गुजरने वाले अक्षांश निम्नलिखित में से एक से गुजरता है। जैसे कह रहा है सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है। तो सिक्किम से गुजरने वाले अक्षांश रेखा जो होती है वो राजस्थान से होकर गुजरती है, क्योंकि आप देखेंगे सिक्किम के सामने जस्ट सामने वो राजस्थान पड़ता है। ठीक है। जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह जिला कौन सा है? तो वो जिला जैसलमेर है, राजस्थान का। ठीक है। भारत एवं कर्क रेखा आगे हमारा तीसरा टॉपिक। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। तो कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये देख लीजिए, ये हो गया गुजरात, फिर राजस्थान, राजस्थान से सबसे कम, ये देखिए, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 राज्य से गुजरती है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक कहाँ से? तो सर्वाधिक मध्य प्रदेश से। सबसे कम कहाँ? तो सबसे कम राजस्थान से होकर गुजरती है। ठीक, देखते हैं सूर्य उत्तरायण होने के मध्य में सूर्य के उत्तरायण भूमध्य रेखा के उत्तर होने वाले के बाद उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती है। जब सूर्य उत्तरायण दिशा में जाता है तो यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण की स्थिति में सर्वोच्च बिंदु पर होता है। जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये ध्यान रखिएगा, माही नदी कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार। अभी बताइए कि भूमध्य रेखा की कौन सी नदी 2 बार काटती है, और उसके बाद मकर रेखा को 2 बार कौन सी काटती है? हम बता दे रहे हैं, नदी का नाम लिम्पोपो है। एक आप सर्च करके बताएंगे। ठीक है। अब आते हैं, देख लेते हैं महत्वपूर्ण भारतीय नगरों की अक्षांशीय स्थिति, जैसे जो इम्पोर्टेंट है। अगरतला 23.5 डिग्री अक्षांश है। गांधीनगर 23.19 डिग्री मिनट है। जबलपुर है 23 डिग्री 11 मिनट। उज्जैन है 23 डिग्री 09 मिनट। कोलकाता है 22 डिग्री 30 मिनट। ठीक है। और नागपुर है 21 डिग्री 2 मिनट। अहमदाबाद है 23 डिग्री 2 मिनट। वाराणसी है 25 डिग्री 18 मिनट। भोपाल है 23 डिग्री 25 मिनट। ठीक है। हम इसका कुछ प्रश्न देख लेते हैं। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा अभी आपको बताए हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़ से गुजरती है कि नहीं? छत्तीसगढ़ से नहीं गुजरती है। कुल 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। गुजरात भी है, ध्यान रखिएगा। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, 1 2 4 ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कितने प्रदेश से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो वो कौन सा है? तो झारखंड है। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, मिजोरम से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है, लेकिन मणिपुर से नहीं गुजरती है। ठीक है। निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा के से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो अभी आपको दिखाए थे, तो गांधीनगर सबसे निकटतम स्थान पर स्थित है। ठीक है। इन 4 जिलों में गांधीनगर सबसे निकटतम स्थान पर। देखिए, अगरतला 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है, गांधीनगर 23.5 डिग्री। देखिए, इस आप देखेंगे यहाँ 23 डिग्री 19 सेकंड है। ठीक है, यहाँ 23 डिग्री 11 मिनट है, यहाँ 23 डिग्री 19 मिनट है, यहाँ 23 डिग्री 11 मिनट। तो आप कहेंगे कि मतलब ये तो बहुत नज़दीक है, 23 डिग्री 11 मिनट सबसे छोटा, लेकिन 23.5 से जिसका अंतराल सबसे कम आएगा वही सबसे निकट माना जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव में। तो ये चीज़ देखा जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट स्थित है? तो कोलकाता इसका सही उत्तर है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत के लगभग 2 बराबर भागों में काटता है? 23.5 डिग्री पूर्व, 23.5 डिग्री
नॉर्थ जो होगा वही 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कौन सा भारतीय राज्य जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? ठीक है, तो झारखंड तो है नहीं, मणिपुर तो है नहीं। ठीक है, और क्या, मिजोरम और त्रिपुरा। तो झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। आप देखेंगे इसमें ऑप्शन चारों में ये मान लिया ये यहाँ जो 7 सिस्टर हैं, तो त्रिपुरा मिजोरम से तो कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन मणिपुर यहाँ पर पड़ता है, इसलिए मणिपुर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जून माह में निम्नलिखित स्थानों पर कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? तो कहाँ पर होगी? तो कर्क रेखा के उत्तर में जाने पर, ठीक है, दिन के उसमें परिवर्तन आती है, तो दिल्ली में इसका वो होगा। सूर्य के उत्तरायण भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती है। 21 जून के सूर्य उत्तरायण स्थिति सर्वोच्च बिंदु पर होता है, इस कारण कर्क रेखा से उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। दिल्ली की स्थिति उपयुक्त विकल्प सबसे उत्तर होगा, यहाँ दिन की अवधि अधिकतम होगी। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित है? तो ऑप्शन ए जबलपुर, अभी आपको बताए थे, सबसे निकट स्थित है। 13 प्रश्न नंबर है, निम्नलिखित में भारत की नदियों में से कौन सी रेखा को 2 बार पार करती है? तो माही नदी इसका सही उत्तर। ठीक है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। यह मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर राजस्थान, गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, आइए हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मानक समय। ठीक है, भारत का प्रामाणिक मध्याह्न रेखा है अथवा भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। यह देशांतर रेखा प्रयागराज, मिर्जापुर आदि स्थानों से होकर गुजरती है। प्रयागराज के नैनी से होकर ये गुजरती है। ठीक है, भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मध्य 5 घंटा 30 मिनट आगे, तो 5.5 घंटा ये आगे है। ध्यातव्य कि विश्व के देशों द्वारा आपसी सहमति के अंतर्गत मानक यामोत्तर 7.5 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। भारत के बृहद देशांतरीय विस्तार के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। अतः प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों में कठिनाई से बचने हेतु 82.5 डिग्री पूर्वी यामोत्तर को भारत का यामोत्तर चुना गया। ठीक है, इसका मानक यामोत्तर चुना गया है। अभी देखिए कि मतलब जो यामोत्तर रेखा है कितने राज्यों से गुजरती है। तो यूपी हो गया, ठीक है, यूपी के नैनी, प्रयागराज के नैनी से यूपी, एमपी से सबसे थोड़ा सा टच करके जाती है, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश। सबसे ज़्यादा किससे गुजरती है? तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो यूपी से गुजरती है, और सबसे कम किससे गुजरती है? तो मध्य प्रदेश से सबसे कम गुजरती है। ठीक है, भारतीय मानक समय यामोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश कुल 5 प्रदेश से होकर गुजरती है। भारत प्रधान यामोत्तर पूर्व एवं पश्चिम दोनों ओर 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं होती हैं तथा कुल मिलाकर 360 डिग्री तक होती हैं। सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को बराबर भागों में विभाजित करती हैं। ग्रीनविच या प्रधान यामोत्तर रेखा पूर्व में स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतरीय को पूर्वी देशांतर एवं पश्चिमी ओर 180 डिग्री तक सभी देशांतर को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी 24 घंटे 1440 मिनट से 360 डिग्री घूम जाती है तथा कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। अतः एक देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि एक देशांतर घूमने में पृथ्वी को कितना मिनट लगता है? तो 4 मिनट लगता है। इस प्रकार प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतराल होता है। ठीक है, जब 15 डिग्री देशांतर होगा तब 1 घंटा जाके पूर्व होगा। ठीक है, सूर्य पूर्व में उदित होता है एवं पृथ्वी पश्चिम से पूर्व अपनी धुरी पर घूम रही है। तो पूछता है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर किस प्रकार घूम रही है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। 0 डिग्री प्रधान यामोत्तर पूर्व की ओर जाने पर समय जीएमटी से आगे और पश्चिम की ओर जाने पर समय जीएमटी से पीछे रहती है। 0 डिग्री से 180 पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है। यह ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे रहता है। इसी प्रकार 0 डिग्री से 180 पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। 180 डिग्री पूर्वी एवं 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात दिन रात का अंतर पाया जाता है। भूपृष्ठ पर 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिम यामोत्तर के लगभग 7 स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। ठीक है,
आइए प्रश्न इससे संबंधित सॉल्व करते हैं। जब भारतीय मानक समय के अमोत्तर पर अर्धरात्रि स्थान पर सुबह 6 बजता है, ठीक है, एक स्थान पर सुबह 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति या अमोत्तर पर वह है, तो इसकी कितनी होगी? तो 172.37 डिग्री पूर्वी देशांतर होगी। इसको कैसे करते हैं? जब बताते हैं 1 घंटे, जैसे 1 घंटे का समय बताया, ठीक है, तो बताया है कि जब भारतीय मानक समय के अमोत्तर पर अर्धरात्रि है, मतलब 12 बज रहे हैं, ठीक है, एक स्थान पर सुबह का 6 बज रहे हैं, ठीक है, उस स्थान की अवस्थिति जिसे अमोत्तर पर है वह है। तो देखो, एक तो 82.5 डिग्री लिया गया है, ठीक है, 82.5 डिग्री ये हो गया, और 6 घंटे में, 1 घंटे में कितने डिग्री होते हैं? 15। तो 6 घंटे में 15 गुणे 6 कर दीजिए तो 90 हो गया, और 82.5 जोड़ दीजिए तो 90 8 172, 90 और 82.5 172 लगभग हो जाएंगे। तो इसका ऐसे निकलता है, ठीक है। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित गांव समय में कितने घंटे का अंतराल होता है? तो अभी आपको बताए थे 2 घंटे का अंतराल होता है, ठीक है। गुजरात का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 4 मिनट पूर्व से 74 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य तथा अरुणाचल प्रदेश का देशांतरीय विस्तार 91 डिग्री 30 मिनट से पूर्व से 97 डिग्री 30 पूर्व पर है। अतः गुजरात के पश्चिमी और अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर के मध्य देशांतरीय अंतर 97 30 से 68 से घटा दो तो 29.26 है। चूँकि एक देशांतर 4 मिनट का अंतर पाया जाता है, इसलिए 29.26 गुणे 4 तो 118 मिनट का अंतर हो जाएगा, ठीक है, लगभग 2 घंटे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतरीय रेखाओं के बीच है। दूसरा, औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे अक्षांशों के बीच है। तीसरा है, बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है। तो ये तीसरा तो सही है कि बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है, ये सही है। और दूसरा है जो औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे अक्षांशों के बीच में, तो पूना पुणे में स्थित है और बड़ोदरा गुजरात में स्थित है, औरंगाबाद, ठीक है, तो औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के बीच स्थित है, ये भी सही है। तो इसका उत्तर जो होगा ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 2 और 3। जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच में स्थित, तो ये पूर्ण रूप से गलत है। आप इसकी वो देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ स्थित है, क्योंकि आपको पहले ही समझाती हैं, ठीक। हम प्रश्न देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IMT देशांतरी का निकटतम है? तो रीवा सबसे निकटतम इसका है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानक समय के निकटतम के संबंध में विकल्प में दिए गए स्थलों की स्थिति इस प्रकार है। रीवा सबसे नजदीक, फिर सागर, फिर उज्जैन, फिर होशंगाबाद। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? तो उसका 10.38 पूर्वाह्न होगा, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, यदि भारतीय मानक समय अमोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री देशांतरीय पर समय क्या होगा? तो आपको बताए हैं कि मतलब 82.5 डिग्री पे है, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतरीय पर क्या होगा? तो आप 120 कितना हो जाएगा? 2 घंटे, तो 2 घंटे बढ़ा दीजिए, ठीक है, 12 में 12.5 में 2 घंटे बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा? तो लगभग 14:30 आ जाएगा, ठीक है। भारतीय मानक समय की अमोत्तर नहीं गुजरती है तो UP-MP, ठीक है, UP-MP छत्तीसगढ़, UP-MP झारखंड, उड़ीसा और बिहार, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। UP-MP छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, UP-MP छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, तेलंगाना से भी यह रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है। भारतीय मानक समय देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? तो इलाहाबाद से 82.5 डिग्री गुजरती है। भारतीय मानक समय देशांतर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी इलाहाबाद वर्तमान में प्रयागराज से होकर गुजरती है। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत का प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। भारतीय मानक समय फर्स्ट निम्नलिखित में से IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप लिया जाता है? तो इलाहाबाद नैनी, आपको पहले ही बता दिए हैं। भारतीय मानक समय प्रश्न 11 है। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच के मध्य कितना अंतर पाया जाता है? तो
कितना अंतर पाया जाता है? 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है? तो बेंगलुरु शहर दिल्ली के सबसे समीप स्थित है, क्योंकि 77.19 मिनट से 77.50 के पूरब में स्थित है, जो उसका सबसे नज़दीक पॉइंट है। ठीक है, तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आप इसका वीडियो रेगुलर चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें अगर अच्छा लगा हो तो। हम आपको इसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ और पढ़ाएंगे। ये पहली वीडियो थी, इसलिए आप सभी को, अगर आपको अच्छी लगी हो तो हम इसको और डेली अपडेट करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।